हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पीजीबीपी में सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन अलाउंस। लेकिन डेप्रीशिएशन अलाउंस आज हम खत्म नहीं कर लेंगे। इनफैक्ट विल टेक अनदर 6 to 7 क्लास इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस डेप्रीशिएशन अलाउंस। सर इतनी क्लासेस? और यस, इनफैक्ट पीजीबीपी का बहुत बड़ा हिस्सा डेप्रीशिएशन ही है। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स भी होगा क्योंकि बड़े सारे प्रोविजंस होंगे इसमें, लेकिन आप बहुत आसानी से इन सबको समझ जाएंगे। सबसे पहले जो हमें देखना है वो ये देखना है कि व्हाट आर द कंडीशंस जिनको आप कंप्लाई करते हैं तो डेप्रीशिएशन क्लेम कर पाएंगे। डेप्रीशिएशन अलाउएबल खर्चा है, आपको अलाउ हो जाएगा डेप्रीशिएशन, लेकिन कुछ कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं वहां से। डेप्रीशिएशन अलाउंस सेक्शन 32 कंडीशन फॉर अलाउंस ऑफ डेप्रीशिएशन। पहला, ये कंडीशन मीट होगी तभी डेप्रीशिएशन अलाउ होगा आपको। एसेट मस्ट बी ओन्ड होली और पार्टली बाय द एसएससी। एसेट मस्ट बी ओन्ड, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये कहता है कि एसेट के आप ओनर होने चाहिए। दूसरी बात, इट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो हम इसको एकदम शॉर्ट में अगर बोलें तो डेप्रीशिएशन अलाउ कब होता है? नंबर 1, if you are owner of the asset. Number 2, it is used for business or profession. तभी आपको डेप्रीशिएशन अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा। Now what do you mean by owner of the asset? कहता है ओनर होली होगे पार्टली होगे, दोनों ही केस में चलेगा। आप एसेट को ओन करते हो, होली ओन करते हो, पार्टली ओन करते हो, आप ओनर कहलाओगे। अब ये पार्ट ओनर का मतलब क्या है? एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे एसेट्स को ज्वाइंटली दो बिजनेसमैन मिलके खरीदते हैं। जैसे एक मशीन है 1 करोड़ रुपए की और ये रेगुलरली यूज नहीं होती है, तो दो कंपनी है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दोनों ने मिलके इसको खरीद लिया। राइट, ये रेगुलरली यूज भी नहीं होती है, तो दोनों ने मिलके खरीद लिया। 50 लाख इसने लगा दिए, 50 लाख इसने लगा दिए। अब ये दोनों ने डिवाइड भी कर लिया, ठीक है, कि भाई महीने में 15 दिन ए लिमिटेड यूज करेगा, 15 दिन बी लिमिटेड यूज करेगा इस मशीन को, और मशीन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी तो जो ऑपरेट करेगा वो इनकर करेगा। राइट, ऐसा कुछ डिसाइड कर लिए होंगे। तो ये मशीन का ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों ही ओनर कहलाएगा, यानी दोनों को डेप्रीशिएशन अलाउ हो जाएगा। आप पार्ट ओनर हो, फुल ओनर हो, दोनों ही केस में आपको डेप्रीशिएशन मिलता है। कितना मिलता है, कैसे मिलता है, अभी बात करेंगे। आप डेप्रीशिएशन के लिए एलिजिबल हो, अभी एक बात हो गई, यू आर ओनर, whether you are part owner or full owner, you are owner. Number 2, it should be used for the purpose of business or profession. वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने एक एसेट खरीदी, एसी खरीदी, अब वो मेरे घर पे लगा हुआ है, क्या मुझे उसका डेप्रीशिएशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। डेप्रीशिएशन तभी मिलेगा जब आप उसके ओनर हैं। दूसरी चीज कि वो बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है। राइट, मैंने एक एसी खरीदी स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, बिजनेस नाम से है, ठीक है, बिल आई है स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एसी की, तो हम एसी के ओनर तो हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन वो एसी लगी कहां है पता है? मेरे घर पे लगी है। राइट, मेरे घर पे लगी हुई है, तो अब क्या मुझे उसका डेप्रीशिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप उसके ओनर होने चाहिए, साथ में यूज भी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। अब बात आती है क्या फुल यूज बिजनेस प्रोफेशन का होना चाहिए? यहां पे भी होली या पार्टली चलेगा, तो यहां पे भी होली या पार्टली चलेगा, होली और पार्टली। इसका क्या मतलब है? मैंने एक कार खरीदी है, इससे मैं ऑफिस का भी यूज करता हूं और मतलब ऑफिस आने जाने के लिए, ऑफिस के काम के लिए भी यूज करता हूं, और उसी कार से बीवी सब्जी लेने भी जाती है। तो यानी मेरा जो यूज है एसेट का, बिजनेस एसेट का, वो क्या है? होली और पार्टली, पार्टली यूज हो रहा है बिजनेस प्रोफेशन में, तो हमें डेप्रीशिएशन मिलेगा। ऑब्वियसली अगर पार्ट यूज हो रहा है तो डेप्रीशिएशन भी पार्ट में ही मिलेगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं डेप्रीशिएशन कैसे मिलता है पार्टली के केस में। अब मान लीजिए इस एसेट का जो डेप्रीशिएशन रेट है वो 15% है 1 करोड़ की मशीन का, तो डेप्रीशिएशन इसका कितना होगा? 15 लाख।
अगर इसका एक ही ओनर होता तो 15 लाख रुपए का पूरा डिप्रिसिएशन उसको मिल जाता। लेकिन 50% ओनर कौन है, ये ए लिमिटेड 50% ओनर है, बी लिमिटेड भी 50% ओनर है, तो इनको डिप्रिसिएशन भी कितना मिलेगा, आधा ही मिलेगा। 15 लाख रुपए इस मशीन की डिप्रिसिएशन है, तो 15 लाख का 50%, 7.5 लाख, और 7.5 लाख रुपया सेम इसको भी मिलेगा डिप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है सबको कि अगर आप पार्ट ओनर हो तो जितने परसेंटेज के ओनर हो उतना ही डिप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। मशीन कितने की थी, 1 करोड़, डिप्रिसिएशन कितना बनता है इस पे, मान लीजिए 15% का रेट है तो 15 लाख रुपए बनता है। तो अकॉर्डिंगली जितना जिसका रेशियो है उस हिसाब से उनको डिप्रिसिएशन क्लेम करने को मिल जाएगा। नो यूज के केस में भी क्या होगा, सेम होता है। मान लीजिए मैं ऑफिस के का इस्तेमाल कितना करता हूं कार का, 20%, ये बिजनेस यूज है, ठीक है। और मैं पर्सनल यूज कितना है, बीवी सब्जी लेने कितना जाती है, हर दिन तो बीवी ज्यादा सब्जी लेने निकल जाती है, ठीक है। हम ऑफिस कम आते हैं कार से, बीवी ज्यादा सब्जी लेने जाती है कार से, तो 80% यूज पर्सनल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, 15 लाख रुपए अगर मान लीजिए डिप्रिसिएशन है, तो बिजनेस में कितना डिप्रिसिएशन अलाउ होगा, 15 लाख का मात्र 20%, ठीक है। और जो बाकी तो अलाउ ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल यूज हो रहा है। तो कितना हो गया, 3 लाख रुपया डिप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। हालांकि अभी कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि यही सब तो सीखना है हमको। अभी तो हम कंडीशन देख रहे हैं, डिप्रिसिएशन मिलेगा कब, आप उसके ओनर होने चाहिए। नंबर 2, आप उसका बिजनेस प्रोफेशन में इस्तेमाल कर रहे हो। ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन पे एकदम फोकस मत कीजिए। कैलकुलेशन में बस इस लाइन को समझाने के लिए यूज कर रहा हूं कि अभी कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, नहीं, अभी तो वो बहुत बाद में आएगा अभी कैलकुलेशन की बात, राइट। कंडीशन क्या है, आप उसके ओनर होने चाहिए, उसका इस्तेमाल बिजनेस प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। ओनर होली या पार्टली हो सकते हो, और बिजनेस में इस्तेमाल भी होली या पार्टली हो सकता है। चलिए, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब इसी एक एक कंडीशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। एसेट शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी का मतलब क्या है, ये ओनर का मतलब क्या है। द एसेट शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी और द एसएससी शुड बी को ओनर ऑफ द एसेट। भाई आप ओनर हो या को ओनर हो, दो को ओनर का मतलब एक से ज्यादा ओनर होते हैं, यानी पार्ट ओनर हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप ओनर माने जाओगे। फिर कहता है रजिस्टर्ड ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी। ओनरशिप की रजिस्टर्ड ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी, मतलब एसेट आपके नाम से ही हो ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। देखिए, इनकम टैक्स क्या कहता है ओनर को, मैं आपको बताऊं और फिर इस लाइन का मतलब समझाऊंगा। इनकम टैक्स की नजर में आप एक एसेट के ओनर हो अगर आप उस पर अपना हक जता सकते हो। दूसरी चीज, दूसरे को प्रिवेंट कर सकते हो उसे हाथ लगाने से। अगर मेरा किसी एसेट पे हक है, भले ही वो मेरे नाम से नहीं है, ठीक है, मेरा उस एसेट पे हक है और हम दूसरे को मना कर सकते हैं उस एसेट के इस्तेमाल करने से, ठीक है, तो वो मेरी ही एसेट है, हम ओनर हैं उसकी। यही इनकम टैक्स कहता है। मैं एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला कि जाओ भाई, मेरी चेयर खराब हो गई है, ऑफिस की चेयर खराब हो गई है, जाओ एक चेयर लेते आओ, ठीक है। गया वो चेयर लेने के लिए, राइट, और वहां जाके वो ऐसा बोला नहीं कि स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बिल बनाना। तो जनरली एक दुकानदार कैसे बिल बना देता है, किसके नाम से, क्लाइंट की जगह पे कस्टमर के नाम पे कैश लिख देता है बस, ठीक है, बस, और उसने बिल बना के दे दी, उसने कैश दे दिया 5,000 रुपया। अब क्या मैं इसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूं मैं, उसके बिल पे मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है, दैट्स नॉट रजिस्टर्ड इन माय नेम। कैन आई क्लेम डेप्रिसिएशन? आंसर इज यस। अरे वो चेयर मेरी ही है, वो जब लेके आएगा स्टाफ तो हम किसी और, बताइए मेरा उस पर हक है कि नहीं, हक है। क्या हम दूसरे को इस्तेमाल करने से मना कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अरे हम ही मालिक है, इनकम टैक्स कह रहा है मालिक ही हो यार तुम। अंडरस्टूड? जैसे मान लीजिए कंपनी एक कार खरीद रही, स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड एक कार खरीद रहा है, तो पेपर्स जो कार के बनते हैं तो उसमें हमने क्या किया, स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पेपर्स बनवाने की जगह कार के हमने बनवा लिया अपने नाम से, ठीक है, एक डायरेक्टर के नाम से। कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर के नाम से वो पेपर बन गया। तो क्या कंपनी डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगी कि नहीं? कर पाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि कंपनी का ही नाम उस पर चढ़ा होगा तभी होगा, नहीं, डायरेक्टर के नाम से भी है तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, यहां पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा कंपनी को। दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी, ओनर आप होने चाहिए,
आपका नाम लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओनर का मतलब क्या है भाई, आप उस पर कंट्रोल एक्सरसाइज करते हो उस एसेट पे, ठीक है, आपका हक है उस पर, राइट। आप अपना हक जता सकते हैं, दूसरों को हक जताने से मना कर सकते हैं, तो आप ही मालिक हैं उसके। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑल्सो डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल टू लेसर नॉट टू लेसी। लेसर कौन होता है? जो किराए पे देता है। लेसर वो होता है जो किराए पे देता है, लेसी वो होता है जो किराए पे लेता है, ठीक है। लेसर मतलब किराए पे देने वाला, लेसी मतलब किराए पे लेने वाला। ठीक है, लेसर इसको क्या करेगा, किराए पे देने वाला कोई ना कोई एसेट देगा, और लेसी इसको क्या करता है, किराया देता है, रेंट देता है। ये होता है लीज। अब चलिए इस बात को छोड़िए पहले, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर लिया है फाइनेंशियल लीज, तो मैं आपको पहले बताऊं कि ये फाइनेंशियल लीज होता क्या है। एक्चुअली लीज जो होता है वो दो प्रकार की होती है। लीज दो प्रकार की होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। अब मैं बात जो बोलने जा रहा हूं पूरी बात ही पलट दूंगा मैं अपनी ही, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में लीज एक ही होती है, ऑपरेटिंग लीज ही लीज है। फाइनेंशियल लीज तो कोई लीज है ही नहीं, ये मुखौटा है लीज का, ये कोई किराएदारी नहीं है। लीज मतलब किराए पे देना, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज ही लीज होता है, वही किराएदारी होती है। और फाइनेंशियल लीज बस मुखौटा पहना हुआ है किराएदारी का, अंदर से वो कुछ और है। मुखौटा उतार दो तो पता चलेगा किराएदारी नहीं है। आइए समझाता हूं। मैंने एक कंप्यूटर खरीदा और उसको किराए पे दे दिया, ठीक है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। पता है कंप्यूटर को किराए पे 5 साल के लिए क्यों दिए हैं? क्योंकि हमको मालूम है 5 साल में कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, राइट। वो मेरे पास वापस थोड़ी ना आएगा, 5 साल में कंप्यूटर ही खत्म हो जाएगा। वो मतलब खत्म हो जाएगा, वो टूट फूट जाएगा, सब उसका अंजर पंजर निकल जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा यानी उसका। तो दिस इज, इस तरीके की जब आप लीजिंग करते हैं तो उसे कहा जाता है फाइनेंशियल लीज। और हम इसका किराया कितना ले रहे हैं मालूम है? जैसे ये कंप्यूटर है 50,000 रुपये का, हम चाहते हैं हम 60,000 रुपये रिकवर कर लें, तो हम उससे बोले हैं कि तुम हमको फाइनेंशियल लीज में रेंट जो पे करोगे, लीज रेंटल पे करोगे, वो कितना होगा? 12 रेंट पे करोगे, 12,000 रुपये की रेंट पे करोगे 5 टाइम्स हर साल, तो कितना हो गया? 60,000 रुपये। देखिए 50,000 रुपया का कंप्यूटर था, हमको 60,000 रुपये निकालना था, 12,000 रुपया करके 5 साल ले लिए, पूरा पैसा निकाल लिए और कंप्यूटर खत्म भी हो गया। हमको मालूम है 5 साल बाद वो आएगा थोड़ी ना, कंप्यूटर ही खत्म हो जाएगा। ये होता है फाइनेंशियल ईयर। और अगर बच भी गया कंप्यूटर तो कोई बात नहीं, हम लेंगे नहीं वापस, वो तुम्हारे पास ही रह जाएगा। बात समझ में आई? इसे कहते हैं फाइनेंशियल लीज। इसमें एक्चुअली एग्रीमेंट में ये भी लिखा रहता है 5 साल बाद ना तुम 1 रुपया दे के कंप्यूटर ले लेना, कंप्यूटर के मालिक तुम हो जाओगे। तो ये सब बहाना है, नाटक है। एक्चुअली वो एसेट ही खत्म हो जाएगी, या एसेट उसके जो खरीद लिया है किराए पे उसकी हो जाएगी एक दिन। तो फाइनेंशियल लीज एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें किराएदार एक दिन मालिक बन जाएगा एसेट का। अब जितने लोग किराए के घर में रहते हैं वो मुझे बताएं, क्या एक दिन ऐसा आएगा आप किराया देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो और एक दिन मालिक बन गए उस मकान के? ऐसा कभी नहीं होगा। वही है असल किराएदारी, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग लीज। समझ में आया किराएदारी क्या होती है? आप किराए के घर में रहते हो, वो ऑपरेटिंग लीज है। चलिए और समझाते हैं आपको। आपको नहीं ना फाइनेंशियल लीज समझ में आता है, जो टुक टुक चलाते हैं उनको फाइनेंशियल लीज समझ में आता है, आपसे अच्छा समझ में आता है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो एक काम करो, आज टुक टुक वाले के टुक टुक में बैठ जाओ और उसके बगल में बैठ जाना, आगे वाली सीट पे, पीछे नहीं। पता नहीं आप बड़े शहर वालों के टुक टुक वाले आगे बैठाते हैं कि नहीं। हम लोग के शहर में तो टुक टुक वाले आगे भी बैठा लेते हैं, अपने बगल में भी बैठा लेते हैं, पीछे भी बैठा लेते हैं, सर पे भी बैठा लेते हैं एक आध दो लोगों को, कुछ लोगों को
और कुछ स्टेट तो ऐसे हैं हमारे देश में, मैं नाम नहीं लूँगा, वो टुक टुक के ऊपर भी बैठा लेते हैं। तो आप टुक टुक के चलाने वाले के बगल में बैठ जाना, उससे पूछना कि भाई साहब ये टुक टुक आपकी है, कैसे चला रहे हो, कैसे मिली ये टुक टुक? तो देखना आपको टुक टुक वाला क्या बोलेगा। टुक टुक समझ गए ना, टेम्पो, बैटरी वाला। तो टुक टुक वाला आपसे बोलेगा, कहेगा साहब इसका ना मैं हर महीने 20,000 रुपये देता हूं, और आपको बता दूं अब 4.5 साल और बचे हैं देना, मैं 4.5 साल और इसका पैसा दे दूंगा तो ये टुक टुक मेरा हो जाएगा, या जो भी 20,000 तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। बताएगा कि मैं 4,000 रुपये देता हूं हर महीने, और 4.5 साल बचे हैं बस अब, और मैं इतना दे दूंगा तो ये टुक टुक मेरा हो जाएगा। उस टुक टुक वाले को ये नहीं पता है कि वो कौन सी लीज है, वो फाइनेंशियल लीज है बेटा। वो हर महीने जो 4,000 रुपये किराया दे रहा है, एक दिन वो टुक टुक उसका हो जाएगा, यानी वो फाइनेंशियल लीज में है। अंडरस्टूड? तो इस तरीके की अरेंजमेंट मार्केट में होती है। और ये क्यों किया जाता है मालूम है? क्योंकि जिससे भी उसने टुक टुक लिया है, बेसिकली उसने फाइनेंशियल लीज पे इसको दे दिया है, उसने उधार में बेचा नहीं, क्योंकि उधार में बेचने में ना बड़ा पंगा है मार्केट में। जैसे मैं टुक टुक वाले को उधार में बेच दूं टुक टुक कि चलो ठीक है धीरे धीरे करके 4,000 करके पैसा दे देना, तो उसका 4 दिन बाद वो पैसा देना बंद कर देगा। अब वो पैसा बंद कर दिया है तो क्या मैं टुक टुक उससे छीन सकता हूं, ले सकता हूं? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि टुक टुक का मालिक वही है, मैंने उसको बेच दिया है। ध्यान दीजिएगा, मैं वापस नहीं ले सकता टुक टुक। मैं उसे मारपीट कर सकता हूं, कानूनन कुछ कर सकता हूं, लेकिन पैसा के लिए कि भाई मेरा पैसा दो, टुक टुक नहीं छीन सकता, क्योंकि टुक टुक का मालिक वो बन चुका है, मैंने बेच दिया है। मैं कोर्ट में भी अगर जाऊंगा ना तो ये नहीं बोल सकता जज साहब मेरा टुक टुक मुझे वापस चाहिए। जज साहब कहेंगे टुक टुक का मालिक वो है, वो डिसाइड करेगा टुक टुक तुमको मिलेगा कि नहीं। तुमको क्या चाहिए? तो हम बोलेंगे हमको पैसा चाहिए। अब वो टुक टुक वाले से बोलेगा जज साहब पैसे दे दो ना इनके, तो टुक टुक वाला बोलेगा कि आजकल लोग मिल नहीं रहे हैं, किराया मिल नहीं रहा है, और मैं बीमार भी हूं, मैं ज्यादा चला भी नहीं पा रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए इनको। और फिर उसके बाद बोलता है जज साहब बोलिए तो मैं टुक टुक बेच के दे देता हूं इनको पैसा, और फिर जब तबीयत ठीक होगी तो छिनैती डकैती ये सब कर लूंगा, क्योंकि भाई हम गरीब आदमी के पास काम ही क्या है, और टुक टुक जो है चला की ईमानदारी से कमा रहे थे तो आप लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी बीमार पड़े तो सब कोई डंडा कर दिया पैसे के लिए, तो टुक टुक हम एक काम करते हैं कि इनको वापस ही कर देते हैं, जब तबीयत ठीक होगी ना तो छिनैती डकैती ये सब का काम करेंगे जज साहब, फिर मिलेंगे आपसे, फिर आएंगे इसी कोर्ट में, कोई ना कोई लाएगा ही पुलिस वाला पकड़ के हमको। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूं कि यही होता है हमारे देश में, पैसा देने वाला ही फंसेगा, लेने वाला नहीं फंसेगा। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी कौन है? जो लिया है। अब कोर्ट फैसला क्या करेगी? कहेगी हमने दिया था ना, कहेगी राज अग्रवाल नाटक ना करो ज्यादा, ठीक है, जब इसकी तबीयत ठीक होगी टुक टुक चलाएगा, पैसा दे देगा, बैठो शांति से। यही फैसला आता है, और इसीलिए हम उसको बेच नहीं रहे हैं। हमने क्या कर दिया? हमने कहा कि हमने तुमको किराए पे दिया है, जबकि किराया नहीं है एक्चुअल में, मैंने बस झूठ मूठ का बोल दिया, किराए पे दिया है, राइट? वो फाइनेंशियल लीज इसी को कहा जाता है। मैंने उसको बोला कि 4.5 साल तक तुम इतना पैसा या 5 साल तक इतना पैसा देते रहे ना, फिर टुक टुक तुम्हारा हो जाएगा, फिर टुक टुक तुम्हारा होगा। जब 5 साल के बाद तुम 1 रुपया हमको दोगे तब टुक टुक तुम्हारा होगा। तो ध्यान दीजिए, तब तक टुक टुक उसका नहीं है। जिस दिन वो हमको पैसा नहीं देगा, घर जाएंगे, 2 पुलिस वाले को लेके 2 डंडा उसको मारेंगे, टुक टुक लेके चले आएंगे, कोई कुछ नहीं बोल सकता हमको, कानूनन भी सही है, क्योंकि मेरा एसेट है टुक टुक। आज किराया नहीं दिया है ना, ले लेंगे हम। अब आई बात समझ में आपको कि ये सब क्यों किया जाता है। एक्चुअल में टुक टुक 5 साल बाद उसी का होना था, लेकिन चलिए बहुत हो गया, ये सब मुझे थोड़ी ना समझाना है बैठ के आपको, ये सब अकाउंटिंग में सीखते हो आप, पता नहीं क्या क्या आपको बताने लगता हूं। तो आपको समझ में आ गया फाइनेंशियल लीज। इस फाइनेंशियल लीज में किसको डेप्रिसिएशन मिलेगा? मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा या टुक टुक वाले को मिलेगा? लेसी था टुक टुक जो चलाता है, और मैं था देने वाला लेसर। किसको डेप्रिसिएशन मिलेगा? वो मेरी एसेट है, डेप्रिसिएशन मैं क्लेम करूंगा, लेसर को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मालिक मैं ही हूं एसेट का। अंडरस्टूड? अच्छा, हालांकि मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग फॉर लीजेस होता है AS 19, ठीक है, तो अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे AS 19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस,
और लीजेस अकाउंटिंग में कुछ और ही बात कहा हुआ है, अलग अकाउंटिंग बताई गई है फाइनेंशियल लीज की, ऑपरेटिंग लीज की, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बच्चा ES 19 पढ़ रखा हो और उसे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है तो लगने दीजिए, वो अकाउंट्स की बात है, ये इनकम टैक्स की बात है। इनकम टैक्स अपना कानून बोलता है। क्या अकाउंट्स में जो चीज आप खर्चे की तरह चार्ज कर लेते हो क्या वो इनकम टैक्स अलाउ कर दे रहा है क्या? नहीं, यही तो हम पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स कहता है ये हम नहीं मानते, ये हम नहीं मानते, तो इनकम टैक्स की मर्जी। तो AS 19 से यहां कोई मतलब नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन केस ऑफ हायर परचेज, हायर परचेज समझते हो आप? हायर परचेज में क्या होता है, हम कहते हैं कि एसेट मैंने आपको दे दी, आप हमको एसेट का पैसा देते हैं। यहां पे हम किराए का पैसा लेते हैं, हायर परचेज में हम एसेट का पैसा लेते हैं, ठीक है। और एक दिन लेते 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 एसेट आपकी हो जाती है। थोड़ा सा अंतर है बस लीज में और हायर परचेज में। लीज में हायर परचेज में दोनों में ही हमने एसेट दिया, सामने वाले से पैसा लेते हैं धीरे धीरे करके। लीज में जब हम पैसा लेते हैं तो हम बोलते हैं हम किराया ले रहे हैं, हायर परचेज में बोलते हैं हम एसेट का पैसा ले रहे हैं, लेकिन टुकड़े में ले रहे हैं। धीरे 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 एक दिन जब इतना पैसा दे दोगे तब तुम मालिक बनोगे। हम पैसा एसेट का ही ले रहे हैं लेकिन फिर भी तुम मालिक नहीं हो। मालिक तब बनोगे जब एसेट का इतना रुपया दे दोगे, एग्रीमेंट कराए हैं और तुमसे साइन कराए हैं कि देखो एसेट तो तुमको दे दिए लेकिन मालिक तुम नहीं हो, इतना पैसा दोगे तभी मालिक बनोगे। ये होता है हायर परचेज। और फाइनेंशियल लीज में होता है कि हम आपको एसेट देते हैं और हम कहते हैं तुम किराया दोगे, ठीक है, 5 साल तक पहले किराया दोगे, बाद में 5 साल के बाद 1 रुपया और दोगे तब तुम मालिक बनोगे, मतलब 5 साल के बाद हम बेचेंगे। ये होता है फाइनेंशियल लीज। अंडरस्टूड? तो दोनों एक ही तरीके का मोटा मोटी चीज है। ये सब अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट हैं। ये सब अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सामने वाला प्ले ना कर सके, पैसा नहीं देगा तो हम उससे एसेट छीन सकें, राइट? इसलिए ये सब किया जाता है। हायर परचेज में सिंस हम एसेट का ही पैसा लेने लग जाते हैं सामने वाले से, तो सामने वाले को एसेट का मालिक मान लिया जाता है इनकम टैक्स में, और इसलिए उसको डेप्रिसिएशन मिल जाता है। अब देखिए हायर परचेज में भी 2 पार्टी है, एक है हायर वेंडर और दूसरा है हायर परचेजर, ठीक है। ये हायर परचेजर जो होता है ना, इसी को हम हायरर भी बोलते हैं, हायरर, ठीक है। हायर वेंडर क्या करेगा, ये इसको एसेट देगा, ठीक है, और ये इसको क्या करता है, मल्टीपल पेमेंट करता है, स्मॉल स्मॉल मल्टीपल स्मॉल पेमेंट करता है। लेकिन किस लिए करता है, किराए के लिए करता है? नहीं, मल्टीपल स्मॉल पेमेंट टुवर्ड्स एसेट करता है। इसलिए सिंस ये एसेट की ही पेमेंट कर रहा है तो इनकम टैक्स कहता है भाई डेप्रिसिएशन हम इसी को दे देंगे क्योंकि एसेट तो इसकी है, डेप्रिसिएशन इसको मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कानून आपको अंदर से नहीं, जो कानून में लिखा है ये मानना पड़ता है, ठीक है। होता क्या है कि मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा लॉजिक की आदत पड़ जाती है क्योंकि इतना लॉजिक सुन लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे कानून को एज इट इज अडॉप्ट करना पड़ता है कि भाई कानून ये कह रहा है तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लीज के केस में लेसर को मिल रहा है लेकिन हायर परचेज के केस में हायर परचेजर को मिल रहा है, ठीक है, एसेट लेने वाले को। हायर परचेज के केस में एसेट लेने वाले को और फाइनेंशियल लीज के केस में एसेट देने वाले को डेप्रिसिएशन मिलता है। चलिए, तो पहला वाला पॉइंट ओनरशिप वाला क्लियर हो गया हमको, ये ओनरशिप वाला पॉइंट पढ़ लिया। अब दूसरा था इसमें इट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहां है, एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्या है ये? द एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड must have been put to use for the purpose of business or profession. एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन तब मिलेगी when you have put to use the asset, यानी जब आपने एसेट का इस्तेमाल किया है तब आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। यानी आपने एसेट खरीदा, आप एसेट के ओनर हो, बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपने एसेट खरीदा, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए ही, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं शुरू की हो, क्या आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? नहीं, आप एसेट खरीदिए और उसका इस्तेमाल कीजिए तब डेप्रिसिएशन मिलेगा। अंडरस्टूड? फिर आगे देखिए क्या लिखता है, कहता है पुट टू यूज का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। पुट टू यूज का मतलब होता है कॉमर्शियली पुट टू यूज। टेकिंग ट्रायल रन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कैन नॉट बी सेड टू बी पुट टू यूज। पुट टू यूज का मतलब होता है आपने कॉमर्शियली उसको यूज करना है। कॉमर्शियली का मतलब होता है कमाने के लिए यूज कर रहे हो एसेट को, कमाने के लिए एसेट को यूज कर रहे हो,
देन इट इज, मतलब आप कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर यूजिंग इट कॉमर्शियली इन ऑर्डर टू जनरेट सम रेवेन्यू आउट ऑफ इट। ठीक है, आप अपने बिजनेस प्रोफेशन के अगर ट्रायल रन ले रहे हो तो कॉमर्शियल यूज नहीं है वो। समझाता हूं आपको। मैं एक पहले छोटा एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा फनी एग्जांपल लेता हूं, इजी एग्जांपल लेता हूं ताकि आप कोरिलेट कर पाए। ऐसे समझ लीजिए मेरी फिजिकल क्लासरूम है, फेस टू फेस क्लास है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर आप मेरी फेस टू फेस क्लास में बैठे होते तो आपको बहुत आनंद आता, बहुत मजा आता? जल्दी बताइए, क्योंकि आपको वही एज्यूम करना है। यू हैव टू एज्यूम कि यू आर सिटिंग इन अ फेस टू फेस क्लास। आप मुझे सामने से देख पा रहे हैं, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, आप मुझे डिजिटली नहीं, फिजिकली देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अपने क्लासरूम के लिए एसी खरीदा। ठीक है, तो क्लासरूम के लिए 4 एसी खरीदे हैं और लाके एसी सामने रख दिए हैं। मेरे अगल बगल एसी के बॉक्सेस रखे हुए हैं। ठीक है, और पूरे साल भर, ओनर कौन है? हम ओनर हैं। ठीक है, एसी बिजनेस प्रोफेशन के लिए ही लाए हैं? हाँ लाए हैं। साल भर लेकिन एसी क्या है, पड़ा हुआ है। ठीक है, 2 डब्बे एसी के इधर पड़े हुए हैं, 2 डब्बे इधर पड़े हुए हैं, एसी पैक्ड पड़ा हुआ है। साल भर मैंने एसी खुलवाया ही नहीं डब्बा। बस बच्चों को कहता था, देखो डब्बा हवा लग रही है ना, अच्छा महसूस कर रहे हो ना? बच्चे कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ। राइट, कभी एसी यूज ही नहीं किया मैंने। क्या मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने एसी का डब्बा खुलवा दिया और इंस्टॉल करवा दी एसी। ठीक है, क्लासरूम के फ्रंट में 2 करा दी, दोनों साइड, बैक साइड में भी 2 एसी इंस्टॉल करा दी। लेकिन साल भर चलाए नहीं कभी। चलाएंगे तो बिजली बिल आएगा, बस लगा दिया है, बच्चों को संतुष्टि है क्लास में। जल्दी बताइए, क्या मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो, मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब तीसरी बात करते हैं। मैंने एसी लगवाई चारों, और जब एसी इंस्टॉल हुई तो मैंने कहा कि चला के दिखाओ जिसने इंस्टॉलेशन किया। तो उसने एसी चालू कर दी, यानी यूज हो गई एसी। ठीक है, फिर जब उसने दिखा दी, मैंने कहा हाँ भाई ठंडा तो कर रहा है रूम वूम। उसके बाद मैंने बंद कर दिया, और फिर कभी भी क्लास में एसी चलाई नहीं मैंने। जल्दी बताइए, डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो पुट टू यूज नहीं था। पुट टू यूज का मतलब होता है कॉमर्शियली पुट टू यूज। दैट वाज नॉट कॉमर्शियली पुट टू यूज, दैट वाज इन ट्रायल रन। क्या हम बिजनेस के लिए यूज करना शुरू कर दिए थे? नहीं, दैट वाज ओनली अ ट्रायल रन ऑफ द मशीन, दैट इज एसी माई एसेट। आई विल नॉट बी अलाउड डेप्रिसिएशन। तो आपको समझ में आया? एसी खरीद लिए, डब्बे में बंद पड़ा है, नहीं अलाउ होगा। इंस्टॉल करा दिए, नहीं अलाउ होगा। हमने ट्रायल रन के लिए एसी ऑन भी कर दिया, यूज भी कर लिया ट्रायल रन में, क्या डेप्रिसिएशन अलाउ होगा? नहीं, बच्चे हवा खाएंगे ना, चालू होगा तभी डेप्रिसिएशन मिलेगा हमको। उसके बाद ट्रायल रन के बाद भी चलाना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये था मतलब। आइए मैं फिर दूसरा एग्जांपल अब मशीन के रिस्पेक्ट में ले लेता हूं। आपने परचेज की मशीन 10/10/23 को। ठीक है, इंस्टॉल करा दिया उसको 12/12/23 को। इसका ट्रायल रन लिया आपने 2/1/24 को। और फिर इसको पुट टू यूज किया, मतलब मशीन ऑपरेट करना शुरू किया 4/4/24 को। चलिए बताइए, मैंने परचेज किया 10/10/23 को, क्या मुझे प्रीवियस ईयर 23/24 में डेप्रिसिएशन मिलेगा? PY 23/24 में डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज नो। यहाँ भी PY 23/24 में डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं। ट्रायल रन करा लिया, अब मिल जाएगा? नहीं। 24/25 में जाके ये पुट टू यूज हुआ है, तो आपको प्रीवियस ईयर 24/25 में इसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, जब ये पुट टू यूज हुई है।
चलिए, पुट टू यूज का मतलब था कॉमर्शियली पुट टू यूज। इस बात को और एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक मशीन खरीदी, उसकी इंस्टॉलेशन करा ली, ये देखिए खरीदी, इंस्टॉलेशन करा ली, फिर इसके बाद आ गया ट्रायल रन इसका। ठीक है, ट्रायल रन में क्या करना था, एक्चुअली हमने एक ऐसी मशीन खरीदी है ना जिसमें हम एक तरफ से कपड़ा डालेंगे, धागा डालेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ से जीन्स बन के रेडी निकलेगी। ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है, अंदर काटता है कपड़े को, स्टिचिंग कर देता है, बाहर निकाल देता है, बस कपड़ा डालिए आप, ठीक है, और बाहर से रेडी होके जीन्स निकलेगी एकदम। बाकी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर से आप दे देते हैं, लेंथ कितनी होनी चाहिए, वेस्ट कितना होना चाहिए, सब डाल दीजिए और खड़ाक से रेडी जीन्स निकाल के बाहर कर देगा। ठीक है, तो मैं इसका ट्रायल रन ले रहा था, भाई मशीन हमारे यहाँ लग गई है, मैंने ट्रायल रन लिया, तो मैंने कपड़ा डाला 5 जीन्स के जितना, 5 जीन्स बन के रेडी निकल गई। ठीक है, कपड़ा पता है कितने का डाले थे, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का क्लोथ डाले थे। अब 5 जीन्स रेडी हो जाती है। अब ये 5 जीन्स रेडी हो गई तो हमने क्या किया, बेच दिया उस 5 जीन्स को। भाई मशीन लगाए भी तो इसीलिए हैं, हालांकि ये तो ट्रायल रन था, लेकिन जीन्स बन के रेडी हो जाएगी तो फाड़ के वापस से कपड़ा बना देंगे क्या? एक बात बताइए, मैं तो मशीन चेक कर रहा था सही चल रही है कि नहीं, लेकिन कपड़ा डाले और जीन्स बन गई तो बेच दे कि वापस से उसको उधेड़ के वापस से कपड़ा बना दे? अरे भाई ट्राई कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, जीन्स बन गई ना तो अब तो बेचेंगे ही, तो हम बेच देते हैं। अब एक जीन्स बिकती है 3000 रुपये की, 15000 रुपये में जीन्स बिक जाती है, सेल आ जाती है। ठीक है, अब ये बताइए 1000 रुपये के कपड़े के 15000 रुपये जीन्स बेच के आ गया, क्या मुझे कॉमर्शियल बेनिफिट हो गया इससे? हाँ हो गया। तो क्या यहीं पे मुझे डेप्रिसिएशन अब मिल जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए, अब मुझे यहां पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा कि नहीं? नहीं मिलेगा अभी भी, क्योंकि ट्रायल रन ही था वो। ठीक है, ट्रायल रन में ट्रायल रन सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा ये सबको मालूम है। अगर ट्रायल रन सक्सेसफुल हो गया तो ये नहीं कहेंगे कि इट वाज कॉमर्शियली पुट टू यूज मशीन वाज नेवर कॉमर्शियली पुट टू यूज, देयर वाज नो इंटेंशन टू यूज द मशीन कॉमर्शियली, इट वाज ओनली द ट्रायल रन दैट वी वर रनिंग ऑन मशीन। ये तो चांस की बात है कि मेरा जीन्स सही बन गया और मैंने बेच लिया। ठीक है, आपका आउटपुट क्या आया, क्या इसकी वजह से आपका इंटेंशन बदल जाएगा मशीन चालू करने के पहले का? नहीं, मशीन तो आपने ट्रायल रन के लिए चालू किया था। अंडरस्टूड? तो कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे परेशान कर सकता है, कहेगा कि ट्रायल रन के लिए आपने मशीन चालू की थी लेकिन आपने कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर ली, उससे बेनिफिट हो गया। ठीक है, उसका जो प्रोडक्शन था उसको कॉमर्शियली यूज कर लिया आपने, ये कहेगा आपने कमा लिया उससे। तो ठीक है भाई, ट्रायल रन में सक्सेसफुल भी होता है। ट्रायल रन सक्सेसफुल होने का मतलब ये तो ही ना कि वो ट्रायल रन ही नहीं था। एक सेकेंड, ट्रायल रन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप क्या ये कहोगे कि वो ट्रायल रन ही नहीं था? नहीं ना, तब भी तो यही कहोगे वो ट्रायल रन था, सक्सेसफुल हो गया। अंडरस्टूड? तो अभी भी डेप्रिसिएशन कब मिलेगा? जब आप वापस से, अब जैसे ये सब हो गया, ठीक है, अब मैंने डिसाइड किया कि अब हम लोग मशीन को चालू करेंगे 4/4/24 को, और उसी दिन पूजा पाठ करके मशीन का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, एक साथ 100 जीन्स का कपड़ा डालेंगे आप। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपको इसी दिन से मिलेगा, मतलब 24/25 में मिलेगा। फिर उसके बाद क्या बताता है, अब वापस से हम अपने इजी वाले एग्जांपल पे आते हैं क्योंकि उससे आप को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपने एसी वाले एग्जांपल से को रिलेट कर लिया ना, तभी ये मशीन वाली बात को समझ पाए आप जल्दी से। वापस आते हैं, एसी का डब्बा आके क्लास में पड़ा है, डेप्रिसिएशन मिलेगा मुझे? नहीं। दूसरा, एसी इंस्टॉल करा दी हमने, क्या डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? नहीं। एसी का ट्रायल रन ले लिया हमने, चलवा दिया एसी, यूज कर लिया, लेकिन ट्रायल रन था वो, डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं। क्लास में बच्चे आएंगे, चालू करेंगे, अब ट्रायल रन के बाद भी चालू करेंगे, तब डेप्रिसिएशन मिलेगा। मैं चालू तो करना चाहता था, ट्रायल रन भी हो गया मेरा, ठीक है, एसी सही सलामत चल रही है, मैं चालू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे क्लास का टाइम है सुबह 9 से 11 और पूरे साल भर 9 से 12 बजे तक लाइट ही नहीं रहती थी। मेरे पास है इन्वर्टर पे, लेकिन फैन, लाइट्स ये सब कनेक्टेड है। एक्चुअली इन्वर्टर पे एसी कनेक्टेड नहीं है कि एसी चल पाए, मेरे पास जनरेटर नहीं है मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरा इरादा था एसी चलाने का, लेकिन मेरी मजबूरी देखिए, क्लास होती है 9 से 11 और कभी भी लाइट नहीं रही, पूरे साल लाइट नहीं रही, इसलिए मैं कभी चला ही नहीं पाया। मुझे डेप्रिसिएशन अब मिलेगा कि नहीं? मतलब ट्रायल रन किए हैं, कॉमर्शियल यूज नहीं कर पाए मजबूरी की वजह से,
अब डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इनकम टैक्स कहता है अब दे देंगे, क्योंकि आप चालू करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि पुट टू यूज नहीं कर रहे हो, आप पुट टू यूज करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, मजबूरी से डेप्रिसिएशन दे देंगे। देखिए क्या लिखता है, कहता है इफ अ मशीन इज केप्ट रेडी फॉर यूज ऑल्दो इन फैक्ट इट हैज नॉट वर्क ड्यूरिंग द ईयर, मशीन को हम रेडी टू यूज कर दिए हैं। रेडी फॉर यूज का मतलब क्या होता है, ट्रायल रन सक्सेसफुल हो जाता है तो रेडी फॉर यूज कहते हैं। जैसे ट्रायल रन अगर फेल हो गया तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर ट्रायल रन सक्सेसफुल हो गया तो इसको कहा जाता है रेडी टू यूज। लेकिन रेडी टू यूज पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, डेप्रिसिएशन मिलता है पुट टू यूज पे, याद रखिएगा। लेकिन यहां क्या कहता है, कहता है कि आपका मशीन पुट टू यूज नहीं था, रेडी टू यूज था। इफ अ मशीन इज केप्ट रेडी फॉर यूज, मतलब मशीन रेडी टू यूज है बट इट हैज नॉट वर्क ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पुट टू यूज नहीं हुआ। द मशीन कैन बी सेट टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इफ अ मशीन इज केप्ट रेडी फॉर यूज ऑल्दो इन फैक्ट इट हैज नॉट वर्क ड्यूरिंग द ईयर, द मशीन कैन बी सेट टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। एनी फोर्स्ड आइडलनेस ऑफ द मशीनरी cannot disentitle the SSE from getting the benefit of depreciation allowance। कोई फोर्स्ड आइडलनेस है, मतलब कोई मजबूरी की वजह से, फोर्स्ड आइडलनेस मतलब खाली थी मशीन, लेकिन वो फोर्स्ड था, हम चाहते नहीं थे, वो किसी वजह से खाली रह गई मशीन। काम खाली रहना मतलब काम नहीं की मशीन, मशीन चली नहीं, ठीक है। आइडलनेस मतलब मशीन चली नहीं। कह रहा है कि अगर कोई फोर्स्ड आइडलनेस थी मशीनरी की तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन डिसइंटाइटल नहीं होगा, कैनॉट डिसइंटाइटल डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो फिर से समझा देते हैं आपको, अगर आपकी मशीन रेडी टू यूज है और मजबूरी से पुट टू यूज नहीं हुई तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आपको समझाएं, देखिए एक तरफ लिखिए इवेंट, एक तरफ लिखिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने परचेज कर लिया, मिल जाएगा डेप्रिसिएशन? नहीं। आपने इंस्टॉल करा दिया, मिल जाएगा डेप्रिसिएशन? नहीं। आपने ट्रायल रन ले लिया, ठीक है, मिल जाएगा डेप्रिसिएशन? नहीं। आपका ट्रायल रन के आगे भी हमने बता दिया कि वो फेल्योर था, मिल जाएगा डेप्रिसिएशन? नहीं। आपका ट्रायल रन सक्सेसफुल था, हमने ये भी बता दिया, अब मिल जाएगा डेप्रिसिएशन? नहीं, ठीक है। मैं बताता हूं कि आपका ट्रायल रन सक्सेसफुल था बट नॉट पुट टू यूज बिकॉज ऑफ फोर्स्ड आइडलनेस, मतलब मजबूरी से खाली पड़ा था भाई, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? यस। ट्रायल रन सक्सेसफुल को ही क्या कहते हैं हम? चलिए ये भी बताइए, ट्रायल रन सक्सेसफुल को क्या बोला जाता है? कहा जाता है रेडी टू यूज, इसी को कहा जाता है रेडी टू यूज। रेडी टू यूज पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, लेकिन रेडी टू यूज है और पुट टू यूज मजबूरी से नहीं हो पा रहा है तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फाइनली अब लिखते हैं हम पुट टू यूज, तो इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। देखिए कितनी सारी बात लिखे हैं, आप भी ऐसे ही लिखिए बच्चों। राइट। तो आज की क्लास में हम लोग ने जो दो कंडीशन है जिसके कंप्लाई करने पे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है वो सीख लिया। नंबर 1 ओनर, नंबर 2 यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। ओनर कौन हो सकता है? पार्टली हो सकता है, फुल्ली हो सकता है, रजिस्टर्ड ओनर होना जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल लीज के केस में क्या होता है, हायर परचेज के केस में क्या होता है, ये आपको बताया गया। और फिर उसके बाद आपको बताया गया कि यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब क्या है। यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब है कॉमर्शियली पुट टू यूज, कॉमर्शियली पुट टू यूज, राइट। तो विल स्टॉप हियर।